जीएसटी के रिफॉर्म्स किए मोदी जी ने, कहा कि मैंने 2 स्लैब कर दिए 5 और 18% के। ये जनता के ऊपर टैक्स लगा के सेलिब्रेट करना, क्योंकि आप इतने विद्वान आदमी हो, कभी आपने पढ़ा है कि कभी कोई राजा महाराजा करता हो ऐसा? सबसे ज़्यादा राम के भक्त बनते हैं ये। मैंने तो रामायण बहुत गौर से पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण। वो मोदी जी को जरूर पढ़ना चाहिए वो प्रसंग। पढ़ते हैं है नहीं, राम भक्त तो जरूर बनते हैं। अभी मैं कल एक देख रहा था वीडियो आपका, शायद रूबिका लियाकत जी थी, उनके साथ कुछ हुआ, क्या हुआ? तो ये जो मीडिया का खेल है, ये पता नहीं ना शर्म आती है नहीं आती। अगर भारतीय जनता पार्टी रूबिका लियाकत को कैंपेनिंग के लिए रख ले तो रूबिका भारतीय जनता पार्टी नाम तो नहीं हो जाएगा उसका। चैनलों पे जो एंकर खेल खेलते हैं, बहुत खतरनाक खेल है वो। काफ़ी हमारी हॉट टॉक हुई उसमें। अब अमीश देवगन जी कह रहे हैं कि हाँ बाबा बागेश्वर। मैंने कहा बाबा कहेगा, 28 साल का लड़का है। बोले बाबा, मैंने कहा तुम्हारा बाबा होगा, हमारा बाबा तो नहीं है। इन सारे एंकर्स में सबसे डिफिकल्ट कौन है, मतलब मैनेज करने में, और सबसे आसान कौन है? तो बिल्कुल ही खोखले हैं, और खोखले आदमी को मैनेज करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता। योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया था सदन के अंदर के वो कठमुल्ला। मैं बताता हूँ, कठमुल्ला शब्द किसी धर्म से संबंधित नहीं है, न किसी भाषा से संबंधित है। हर वो आदमी कठमुल्ला है जो कट्टर है और अज्ञानी है। बीजेपी के प्रवक्ता थे वो भंडारी जी, वो कहने लगे देखो वो उस पर गूगल पर पढ़ के सुनाने लगे। हिंदुत्व की राजनीति को आप कैसे देखते हैं कि क्या इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, सफलता मिल रही है, नहीं मिल रही है? तुष्टीकरण शब्द भी अपने आप में कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, ये पॉजिटिव शब्द है। तुष्टीकरण का मतलब होता है संतुष्ट करना लोगों को, तो राजनीति का काम संतुष्ट करना ही है। बीजेपी की जो हिंदुत्व की राजनीति है, अगर मैं उसके आंकड़े देखूं तो सफल नजर आती है मुझे। हिंदुत्व जो है 90% आबादी के हक मारने के लिए हिंदुत्व का नारा है। श्री योगी जी की जो राजनीति है, और जब ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है, तो उसमें इनबिल्ट मुसलमान की बात आती है। तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, केवल ये परसेप्शन बनाया जाता है बीजेपी अपने समर्थक मीडिया के माध्यम से। इससे खराब स्थिति क्या होगी कि 3 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री हैं, और उनकी बहुत अपील है खासकर हिंदू वोटर्स के अंदर। मुझे तो इनसे कमज़ोर आदमी कोई दूसरा राजनीति में दिखता नहीं। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कही हैं। उन्होंने जर्सी काऊ, कांग्रेस की विधवा। नहीं, भाषा का स्तर तो इन दिनों गिरा है राजनीति में, और अपशब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जिम्मेदार हैं। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और सांसद भी हैं। ये इसमें कोई आप साजिश देख रहे हैं या एक ये रूटीन काम है पुलिस का? नहीं, ये रूटीन काम तो है ही नहीं, ये साजिश से भी ज़्यादा बढ़ गए घटियापन है। भारतीय जनता पार्टी बहुत निम्न स्तर पर उतर कर राजनीति करती है। इतने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था वे चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज के हमारे खास मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। सर, स्वागत है आपका। अक्सर आपकी टीवी डिबेट्स को लेके काफ़ी चर्चा होती रहती है। आजकल अखिलेश यादव आए थे आपके क्षेत्र में, अभी जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तो उन्होंने बड़े अच्छे शब्द कहे आपके बारे में। उस दिन क्या था जब वो आपके लोगों को यहाँ एड्रेस कर रहे थे, आपकी बिरादरी के लोग इकट्ठे थे, तो वो कौन सी आपकी बात की तारीफ कर रहे थे जो आपने जवाब में कही थी? वो कोई कविता थी या कोई क्या था? हाँ, वो एक डिबेट मेरी सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ थी, और वो 2 जगह थी, न्यूज़ 18 पे भी थी और आज तक पे भी थी। दोनों जगह ही सेम प्रसंग हुआ कि सुधांशु जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के बारे, समाजवादियों के बारे में, तो बल्कि उन्होंने कहा कि समाजवादियों के बारे में तो अदम गोंडवी ने लिखा था कभी के पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। अच्छा। अब यद्यपि अदम गोंडवी एक समाजवादी शायर थे, जनवादी शायर थे, उन्होंने, उनकी विचारधारा समाजवादी थी, और ये भी जो उन्होंने बात लिखी है, अगर गंभीरता से हम साहित्यिक समालोचना के लिहाज से अगर इस शेर का अर्थ देखें, तो उन्होंने समाजवाद के पक्ष में ही एक तरीके से लिखा है। जैसे हम कहने लगे, मान लिया हमें गांधी से बहुत प्रेम है कि आजकल तो गुंडे बदमाश भी गांधी टोपी लगाने लगे हैं, तो ये गांधी की आलोचना थोड़ी हुई, ये गांधी के प्रति सहानुभूति है। सहानुभूति, सही बात। तो उन्होंने कहा कि तस्कर डकैत भी खादी पहन के समाजवादी हो रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से समाजवाद, मतलब समाजवादी
वो खराब लोगों को समाजवादी नहीं देखना चाहते। आपने फिर क्या जवाब दिया उसका? तो मैंने कहा कि चलो मान लिया, ये उन्होंने हमारे लिए लिखा था। लेकिन आपके लिए तो पूरी गजल लिखी है आदम जी ने। बोले, उन्होंने कहा एंकर ने कि वो आप सुनाओ। तो मैंने कहा, उन्होंने लिखा कि जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था वे चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। अब संयोग से आदम जी की तो मुझे इतनी कविताएं याद हैं कि मैं 10-20 गजलें ऐसे ही बैठ के सुना सकता हूँ। आप पढ़ते हैं उनको? मैंने सुना है सीधे, और आदम जी का एक बहुत रोचक संस्मरण भी है, मैं आपके शो में वो जरूर शेयर करना चाहूँगा। और बहुत अच्छा भी है कि मैं एक गंगा जमनी कवि सम्मेलन कराता हूँ गेट नोएडा में। अच्छा। जो 27 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक जी की जयंती पर होता है। बीच में 1-2 बार कोरोना की वजह से, एक बार चुनाव की वजह से, चुनाव आ गया था फरवरी में, वो नहीं हो पाई, वरना तो 2005 से रेगुलर हो रहे हैं हर साल। और भारत का कोई चोटी का उर्दू और हिंदी का कवि शायर ऐसा बचा नहीं है जो मेरे कवि सम्मेलन में ना आया हो। अच्छा। तो आदम जी 2 बार, उसमें 3 बार आए। तो एक बार ऐसा हुआ कि हॉल में था कार्यक्रम, मैं माइक पे था और आदम जी एंटर हुए। तो मैंने आदम जी के 4-5 शेर, मैंने कहा, आदम जी हमारे बीच में आ रहे हैं, उनका स्वागत करें ताली बजा के, जिन्होंने लिखा है कि काजू बने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। और जिन्होंने लिखा है कि आँख पर पट्टी रहे, अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूँ मर्तबा आला रहे। ऐसे मैंने 3-4 शेर सुना दिए। जब उनका नंबर आया मुशायरे में पढ़ने का, तो उन्होंने माइक पर खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा मजाक के लहजे में ही कि भाई मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं है, मुझे आने जाने में दिक्कत होती है, राजकुमार भाटी को मेरी सारी गज़लें याद हैं। ये मेरी 2 गज़ल सुना दिया करें और मेरे पैसे घर भेज दिया करें। ये 2011 फरवरी की बात है। दुर्भाग्य से उसी साल दिसंबर में उनकी मृत्यु हो गई। मैंने ये संकल्प लिया कि उसके बाद जितने भी मुशायरे हुए हैं मैं उनकी 2 गज़लें सुनाता हूँ और 11,000 रुपये उनके घर पर भेजता हूँ। अच्छा, वो आप करते भी उन्होंने कहा? हाँ, और बल्कि गोपाल दास नीरज जी आए मेरे कवि सम्मेलन में, तो तब जब ये बात सुनाई, उन्हें बताई गई, तो कहने लगे भैया मेरे भी भेज दे करो तो मैं भी मरने के बारे में सोचूं। तो ये भी आदम, तो ये आज तक कंटिन्यू है, ऐसे ही आप 2 गज़ल सुनाते हैं और 11,000 रुपये भेजते हैं? जब भी कवि सम्मेलन होता है और जब भी भविष्य में होगा, मैं हर बार, अभी हो सकता है राशि बढ़ा दूं आगे, लेकिन 11,000 भेजे हैं अब तक मैंने। हर बार भेजता हूँ। जमुना प्रसाद उपाध्याय जी आते हैं कवि सम्मेलन में, उनके हाथ लिफाफा उनके घर भिजवाता हूँ। और मैं उनके घर गया भी हूँ आदम जी के बाद। कहाँ के रहने उनके घर पे, वो गोंडा में उनका गांव है। गोंडा के पास। अभी आपके नेता अखिलेश यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने चालान काट दिया 8 लाख रुपए के। तो ये आप लोगों के लिए साधारण सी बात है, या नेता प्रतिपक्ष हैं, मतलब समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और सांसद भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, ये इसमें कोई आप साजिश देख रहे हैं या एक ये रूटीन काम है पुलिस का? नहीं, ये रूटीन काम तो है ही नहीं। ये साजिश से भी ज़्यादा बढ़ गए घटियापन है, ओछापन है, राजनीति का स्तर गिराना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत निम्न स्तर पर उतर कर राजनीति करती है। आप ये सोचिए, और आप किसी बीजेपी के नेता से ये पूछें भी, या किसी अधिकारी से पूछें कि योगी जी, मोदी जी, अमित शाह के काफिले सड़क पर नहीं चलते? कभी कटा है चालान? वो अंडर स्पीड ही चलते हैं, वो कभी ओवर स्पीड नहीं चलते। उनकी तो गाड़ियाँ ओवर स्पीड, सबकी ओवर स्पीड चलती हैं। तो ये ओछापन है या नहीं है राजनीति का, कि एक विपक्ष के नेता को टारगेट करना। लेकिन ये भूल जाते हैं। देखिए, मैं ये बहुत बार बात कहता हूँ, और मैं ये एकदम उत्तेजना में या गुस्से में नहीं कहता, बहुत सोच समझ के कहता हूँ, बहुत गंभीरता से, कि ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में जो लोग जाते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गंभीरता, बहुत ज़्यादा गहराई होती नहीं है। इनके अंदर विवेक भी बहुत ज़्यादा होता नहीं है। ये ज़्यादा दूर तक की सोच नहीं पाते हैं, बहुत छोटे छोटे स्वार्थों पर घटिया काम करने लगते हैं। वरना ये सोचते हैं कि विपक्ष को आप जितना परेशान करोगे, विपक्ष उतना मजबूत होगा। लोकतंत्र में दुनिया का इतिहास गवाह है कि सत्ता ने जितनी तानाशाही की है और सत्ता ने जितना परेशान
लोगों को किया है। सत्ता उतनी कमज़ोर हुई है और विपक्ष उतना मजबूत हुआ है। तो ये तो इस तरह की हरकतें करके ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देना, उल्टी सीधी बातें। अब ये इनके प्रवक्ता चैनल पर बैठ के अखिलेश जी के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, टोटी चोर। मैं कई बार पूछ चुका, भाई आप किस आधार पर ये शब्द प्रयोग करते हैं? क्या कोई टोटी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है, कहीं FIR है? कैसे आप किसी जो व्यक्ति 5 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने 20 लाख करोड़ का बजट खर्च किया हो, जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, जिसके पिता रक्षा मंत्री रहे हो देश के, वो 200 रुपये की टोटी चोरी करेगा? और दुर्भाग्य ये है कि मीडिया का उसमें दुरुपयोग करते हैं। मीडिया का एक हिस्सा तो पूरी तरह एक मुख्यमंत्री ने कह दी थी ये बात। एक मुख्यमंत्री ने ये बात कह दी थी। हाँ, जो कह भी रहे हैं, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री ने कही, और वो मुख्यमंत्री के तो क्या क्या बयान है वो तो आपको अच्छी तरह पता है। मुख्यमंत्री ने तो उसने क्या क्या बयान दिए हैं, वो तो रोजाना विवाद। और जब ये मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, इन्होंने ये भी कहा था कि JNU पे तो बुलडोजर चला देने चाहिए। तो वो तो जैसी वही बात है जो मैं शुरू में कह रहा था, इनकी सोच इतनी होती है बस। तो मुख्यमंत्री ने तो कहा ही कहा है, और भी इनके कई सीनियर नेताओं ने कहा है, और प्रवक्ता तो अक्सर बोलते हैं, और एंकर टोकते नहीं है उन्हें। सवाल तो ये भी बड़ा है, एंकर को टोकना चाहिए। एंकर तो कवर फायर देते हैं। अब जब राहुल गांधी के लिए बोला जाता है, इनके प्रवक्ता बोलते हैं TV चैनल के शो कि राहुल ने तो कहा था कि आलू से सोना बना दूंगा, तो कोई एंकर ये नहीं कहता कि नहीं आप गलत कह रहे हो, राहुल ने नहीं कहा था, ये मोदी जी ने कहा था। वो तो वीडियो YouTube पे मौजूद है, मौजूद है, उसका कोई भी सर्च कर सकता है। नहीं, उसके फैक्ट चेक भी हो चुका कई बार। नहीं, मोदी जी क्या आए थे, तो राहुल गांधी ने तो 2 दिन बाद भाषण में ये बोला था कि उन्होंने ऐसा अभी परसों मोदी जी यहाँ आए थे, और वो कह रहे थे कि ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इधर से आलू डालोगे, उधर से सोना निकलेगा, और उसको काट दिया गया। और फिर ये भी बोला कि ये मैं नहीं कह रहा, मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी कह गए थे, लेकिन वो काट दिया, आगे पीछे से काट दिया। वो इतना चलाते हैं बस कि ऐसी मशीन लगाऊंगा, इधर से आलू डालोगे, उधर से। तो ये जो मीडिया का खेल है, पता नहीं ना शर्म आती है नहीं आती। मैं तो अक्सर देखिए कहता हूँ, आदेश रावल जी आपके बारे में मुझे पता, आप जनवादी पत्रकार हैं, और जो सही पत्रकारिता वो कर रहे हैं आप। मैं भी मेरे कैरियर की शुरुआत भी पत्रकारिता से ही हुई है। मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया, मैंने अखबारों में वेतनभोगी पत्रकार में रहा हूँ, और मैंने 5 साल कॉलेज में भी पढ़ाया। MA हिंदी क्लास को पढ़ाता था मैं। तो मुझे हिंदी पत्रकारिता का एक 100 नंबर का पेपर लगता था, वो पेपर मुझे ही पढ़ाने के लिए दे दिया। तो उसके लिए मुझे पढ़ना बहुत पड़ा। जब आप MA लेवल पे पढ़ाएंगे क्लास को, तो आपको पढ़ के आना पड़ता है। तो मुझे 20 किताब पत्रकारिता पे पढ़नी पड़ी। तो मैंने ठीक से हिंदी पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा है, और मुझे पता है कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो जो बड़े बड़े अखबार थे, बड़े घरानों के अखबार थे, वो सब अंग्रेज़ों के साथ थे, और उन्हें अंग्रेज नेशनल मीडिया कहते थे। और जो भाषाई अखबार थे, जो साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक अखबार, जो संपादक खुद लिखते थे, खुद कंपोज करते थे, खुद मशीन पर छापते थे, फिर थैले में रख के खुद बांट के आते थे, वो अखबार आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, पत्रकारों के लिए गर्व की बात है कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का हर बड़ा नेता पत्रकार था। जो भी बड़े नेता थे, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, जो भी बड़े बड़े नेता थे सब, चाहे पटेल साहब हों, गणेश शंकर विद्यार्थी हों, तो यही हालत आज है। जो बड़े, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, या जो बड़े चैनल हैं, जो कहेंगे पूंजीपतियों के चैनल हैं, वो सब सरकार की गोदी में बैठे हैं। और जो आप जैसे जो असली पत्रकार हैं, वो यूट्यूब चैनल चला के, न्यूज़ पोर्टल चला के, उससे सही पत्रकारिता कर रहे हैं, असली पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ये है स्थिति। तो ये जो चैनलों पे जो एंकर खेल खेलते हैं, बहुत खतरनाक खेल है। और मैं कई बार ये मैंने बोला है कि हर क्षेत्र का स्तर गिरा है, इसका राजनीति का भी, न्यायपालिका के भी, वकीलों का भी, डॉक्टरों का भी, सबका जो एक नैतिक स्तर है उसमें गिरावट आई है। लेकिन पत्रकारिता तो रसातल में पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा पतन पत्रकारिता को हुआ है। पत्रकारिता तो इस समय इस स्थिति में पहुंच गई है कि शर्म आती है। बट फिर भी आपको उन डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, नहीं, जाना पड़ता है। वो तो हमें और मेन स्ट्रीम मीडिया के बगैर समाजवादी पार्टी कैसे सर्वाइव करेगी?
नहीं, हमें जाना तो इसलिए, हम बहिष्कार तो इसलिए नहीं कर सकते कि हम मैदान खुला नहीं छोड़ सकते। यद्यपि वहाँ पूरा भेदभाव होता है, वहाँ 3-3, 4-4 लोग अलग अलग नाम से बीजेपी के लोग बैठाए जाते हैं। जैसे कोई विश्लेषक कह के बैठाया जाता है, कोई वरिष्ठ पत्रकार कह के बैठाया जाता है, संघ के जानकार, एक नया से वो चला आजकल, संघ के जानकार या संघ के विशेषज्ञ, और राजनीतिक समीक्षक, और एंकर और बीजेपी प्रवक्ता होते ही हैं। तो ये तो 5-6 लोग हो गए। लेकिन अच्छा, फिर हमें वो टाइम भी कम देते हैं बोलने के लिए, ना पूरा टाइम देते हैं। लेकिन वो 15 मिनट में जितनी बात कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि 1 ही मिनट में उतनी बात कह देते हैं। हमारे 1 मिनट के ही 2-3 वाक्य ही बहुत होते हैं। तो उन्हें अभी अगर हम छोड़ दें तो फिर तो एक तरफा, इनके लिए एक तरफा मैदान हो जाएगा। फिर तो क्या बोलते हैं उसे, कोर्ट की भाषा में, जो न्यायालय में जाते हैं, जो 1 पार्टी केस हो जाता है, कहते हैं एक पार्टी शामिल ही ना हो, एक पार्टी शामिल ही ना हो, वही एक्स पार्टी। एक्चुअली वो वॉल्यूम जो खाली है ना, वो बढ़ जाएगा फिर उसके बाद। और आप लोगों की बात पहुंच नहीं पाएगी, तो बहिष्कार करना तो कुछ मतलब कोई समाधान नहीं है। तो इसीलिए हम बहिष्कार नहीं करते, लेकिन इतना जरूर करते हैं कि हम उनके ही चैनल पर बैठ के उनकी सच्चाई बोल के आते हैं। और बहुत सारे एंकर मुझसे इसलिए नाराज भी रहते हैं। अभी मैं कल एक देख रहा था वीडियो आपका, शायद रूबिका लियाकत जी थी, उनके साथ कुछ हुआ, क्या हुआ था मुझे समझ नहीं आया। बहुत पुरानी वीडियो, लगभग 3 साल पुरानी वीडियो, मैंने वो कल देखी। हाँ, तो वो देखिए, अब ऐसा होता है। अब विषय देखिए आप, विषय चल रहा था एयरपोर्ट का, कोई वो किया था, मोदी जी ने उद्घाटन किया था या शिलान्यास किया था कहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ किया था। तो मैंने उसमें ये बोल दिया, मैंने कहा जब ये एयरपोर्ट बाद में बेचने ही हैं तो ये बना क्यों रहे हैं, प्राइवेट पार्टी को ही बनाने दें। तो रूबिका जी एकदम नाराज हो गई, बोले कहाँ बेच दिया। मैंने कहा जो है लखनऊ में देखिए आप, उस पर लिखा हुआ अडानी एयरपोर्ट, जिस पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लिखा रहता था, उस पर लिखा हुआ अडानी एयरपोर्ट। बोले वो मेंटेनेंस के लिए दिया है। आप अपनी पार्टी, समाजवादी पार्टी कैंपेनिंग के लिए वो नहीं रखती है एजेंसी चुनाव में, उन्होंने तर्क किया। तो मैंने कहा अगर समाजवादी पार्टी कैंपेनिंग के लिए रखती है, अगर भारतीय जनता पार्टी रूबिका लियाकत को कैंपेनिंग के लिए रख ले, तो रूबिका भारतीय जनता पार्टी नाम तो नहीं हो जाएगा उसका। इस बात पर वो नाराज हो गई, बात पूरी समझी नहीं। बोली देखिए भाटी जी, बदतमीजी मत करिए मेरे चैनल पर बैठ के, अब मेरा नाम है। मैंने कहा बदतमीजी आप कर रही हैं। वो काफ़ी हमारी हॉट टॉक हुई उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा बिफरने लगी। मैंने कहा ज़्यादा धौंस देने की जरूरत नहीं है, अपना आपको खुदा मत समझो, और हमें बुलाते हो तो सम्मान के साथ बात करो, इस तरह धमका नहीं सकते। यद्यपि मैं, पता नहीं मुझे ये आपके उस पर बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, आप बोल सकते हैं। 1 सप्ताह बाद उन्होंने ये भी कहा मुझसे कि भाटी जी सॉरी, मैं पूरी बात समझ नहीं पाई थी। 1 सप्ताह बाद मैं उनके शो में गया जब, कि उस दिन जो है मैं पूरी बात समझ नहीं पाई थी। अब यद्यपि ये तो आदमी का बड़प्पन है कि भाई चलो बाद में भी रियलिटी महसूस कर ले, झुकता वो है जिसमें जान होती है। इस तरह अक्सर हो जाता है। अब जैसे हमारे वो हैं अमीश देवगन हैं, अब अमीश देवगन जी कह रहे हैं कि मैंने कहा कि एक वो कोई कथावाचक है, वो एक दिन कह रहा था कि हाँ बाबा बागेश्वर। मैंने कहा बाबा कहेगा, 28 साल का लड़का है। तो इस बात पे वो नाराज हो गए, बोले बाबा। मैंने कहा तुम्हारा बाबा होगा, हमारा बाबा तो नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति हो जाती है। तो आपके लिहाज से सब इन सारे एंकर्स में सबसे डिफिकल्ट कौन है, मतलब मैनेज करने में, और सबसे आसान कौन है, सरल कौन है? नहीं, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, मुझे तो इनमें कोई डिफिकल्ट लगता नहीं। अच्छा, क्योंकि देखिए, मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, मेरा तो बहुत कम अध्ययन है और मुझे बहुत कम ज्ञान है मेरे अंदर। मैं ये घमंड कतई नहीं है, ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति हूँ। लेकिन इन्हें मैं देखता हूँ, ये तो बिल्कुल ही खोखले हैं, और खोखले आदमी को मैनेज करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता। नहीं, आप ज्ञान एक सेंटेंस में मैनेज हो जाते हैं। आप ज्ञान की बात कर रहे हो, मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो अलग विषय है मेरा। उन्हें जो एक जो है कड़वा सच बोल दिया जाए, वो अच्छा। मुझसे तो आजकल कुछ ऐसे पता नहीं मनोवैज्ञानिक दबाव से में रहने लगे हैं कई एंकर था कि वो ज़्यादा छेड़ते ही नहीं हैं। अब पहले छेड़ते थे। अब जैसे एक दिन डिबेट चल रही थी, तो एंकर ने बड़े, वो योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया था सदन के अंदर के वो कठमुल्ला,
तो उन्होंने शुरुआत की कि कठमुल्ला, ये कहा कठमुल्ला बनाते हैं, कठमुल्ला, कई बार कठमुल्ला कठमुल्ला कहा। जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा आप कृपया मुझे ये बता दें कठमुल्ला का अर्थ क्या है। अब वो घुमाने लगे। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे इसका अर्थ बताएं, आप कठमुल्ला शब्द का अर्थ क्या है। बोले जी आप बताओ, वो बताओ। मैंने कहा आप बताओ, नहीं आप एंकर हो, हम तो राजनीतिक आदमी हैं। राजनीतिक आदमी तो कम पढ़े लिखे होते हैं, नासमझ होते हैं, अज्ञानी होते हैं। पत्रकार तो विद्वान होता है। आप बताओ कठमुल्ला शब्द का अर्थ क्या। बता नहीं पाए। अब वो लाइव डिबेट थी, रिकॉर्डिंग में तो काट देते हैं। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको, आपको पता नहीं है इसका मतलब ये है। मैंने पहले करिए क्लियर करा लिया। मैंने कहा आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। कठमुल्ला शब्द किसी धर्म से संबंधित नहीं है, न किसी भाषा से संबंधित है। हर वो आदमी कठमुल्ला है जो कट्टर है और अज्ञानी है, जिसे जानकारी तो है नहीं लेकिन विद्वान बनता है, उसे कठमुल्ला कहते हैं। और जो अपनी बात पर अड़ा रहे। रैंकर भी तो वही था। ऐसी स्थितियां होती हैं। अब एक दिन एक डिबेट में, अब क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी साहित्य में मैंने MA किया, तो मैंने कोर्स में पढ़ा है। अब उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जरूरी नहीं, लेकिन उस पर डिबेट तो ना करे आदमी जब ज्ञान नहीं है तो। जिद तो ना करे। मैंने ये कह दिया, मैंने कहा शायद यही डिबेट थी, इसी डिबेट की बात है। मैंने कहा भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। हिंदी भाषा के पहले कवियों में अमीर खुसरो भी गिने जाते हैं, जो शुरुआती कवि थे। तो एक जो विश्वेंदु परिषद के प्रवक्ता थे, वो कहने लगे बताओ जी फिर कालिदास क्या है। अगर अमीर खुसरो पहले कवि है तो कालिदास क्या है। पहले कवि तो कालिदास है। बीजेपी के प्रवक्ता थे वो भंडारी जी, वो कहने लगे देखो वो उस पर गूगल पे पढ़ के सुनाने लगे। बोले हिंदी खड़ी बोली के पहले कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम प्रमुख है। अरे मैंने कहा महाराज मैं तो ये सोच रहा था पढ़े लिखे लोग होंगे डिबेट में। यार कालिदास संस्कृत का कवि है और 7वीं 6वीं शताब्दी में हुआ है कहीं। हिंदी शुरुआत ही हिंदी की 10वीं 11वीं शताब्दी से हुई है। जब कालिदास हुआ तब तो हिंदी थी भी नहीं देश में, प्राकृत पाली बोली जाती थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में हुए हैं। वो खड़ी बोली के कवि पहले कवियों में हैं, हिंदी के कवियों में नहीं। तो ये मतलब अध्ययन भी नहीं करते, जानकारी ज्ञानी लोग हैं। हाँ। और फिर राजकुमार जी, हिंदू धर्म और राजनीति को लेकर आप अक्सर बोलते हैं, ठीक है। इस पे हिंदुत्व की राजनीति को आप कैसे देखते हैं कि क्या इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, सफलता मिल रही है, नहीं मिल रही है। और मैं एक शब्द हमेशा कहता हूं कि लोग कहते थे कि पहले मुस्लिम तुष्टीकरण होता है, अब मैं कहता हूं कि अब हिंदू तुष्टीकरण होता है। नहीं, वैसा तो तुष्टीकरण शब्द भी अपने आप में कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, ये पॉजिटिव शब्द है। तुष्टीकरण का मतलब होता है संतुष्ट करना लोगों को। तो राजनीति का काम संतुष्ट करना ही है। ठीक है। जिसकी जैसी जरूरत है वैसा काम करें। जहाँ स्कूलों की जरूरत है स्कूल बनाए, जहाँ अस्पताल की जरूरत है अस्पताल बनाए। लेकिन हाँ, जो धार्मिक कट्टरवादी हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, धार्मिक कट्टरवादियों के तुष्टीकरण के लिए गैर संवैधानिक काम करना वो ठीक नहीं रहता। कोई भी पार्टी हो, मेरी पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, जो काम करने के सरकार के नहीं है, आप तुष्टीकरण के लिए उन कामों को करें तो वो गलत है। अब ये उसमें दिए जलाना मंदिरों में, दीपावली मनाना, देव दीपावली, या कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा करना, ये कोई सरकारों के काम थोड़ी है। सरकारों को अस्पताल में दवाई का इंतजाम करे, अस्पताल में, स्कूलों में शिक्षा का इंतजाम करे, बिजली, पानी, सड़क, ये सरकार के काम है। जहाँ तक हिंदुत्व की राजनीति की बात है, देखिए हिंदू धर्म और हिंदुत्व में दोनों में फर्क है। हिंदुत्व राजनीतिक शब्द है, सावरकर को दिया वो शब्द है। सावरकर ने जो हिंदुत्व पुस्तक लिखी थी उसमें उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा को बहुत सिकोड़ दिया है। सही मायने तो हिंदू, सही मायने में हिंदू शब्द जो हुआ प्रयोग हुआ है जब 7वीं 8वीं शताब्दी में मध्य एशिया से लोग इधर आने शुरू हुए, तो ये अरब के लोग जो है सै को है बोलते हैं। उनके यहाँ सै की ध्वनि नहीं होती। जैसे हम सप्ताह कहते हैं वो हफ्ता कहते हैं। तो वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। सिंधु नदी हमारी सीमा है, अरब के हमारे बीच में सीमा है। तो सिंधु से इधर रहने वाले सभी लोगों को वो हिंदू कहते थे। और आज भी, मैं तो कभी गया नहीं हूँ लेकिन लोग बताते हैं, वैसे मैं दुबई तो गया था, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसी बात हुई नहीं कि अरब के लोग आज भी, जैसे बताते हैं लोग, वो पाकिस्तान के जो मुसलमान जाते हैं, बांग्लादेश के मुसलमान जाते हैं, उन्हें भी हिंदू ही कहते हैं वो। अच्छा।
यानी हमारे पूरा जो जो वो है जो ज्वाइंट भारतीय उपमहाद्वीप है, वहाँ की पूरी आबादी को वो हिंदू बोलते हैं आज भी। तो हिंदू शब्द तो इनके लिए प्रयोग हुआ। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। जो हमारे जो धर्म ग्रंथों में गिने जाते हैं या धार्मिक पुस्तकें मानी जाती हैं, जैसे रामायण महाभारत, ये हालांकि महाकाव्य हैं लेकिन धार्मिक पुस्तकों में गिने जाते हैं। तो वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, मनुस्मृति हो, गीता हो, किसी में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द नहीं मिलेगा आपको किसी भी संस्कृत के ग्रंथ में। हिंदू शब्द नहीं है प्राचीन ग्रंथों में। हिंदू शब्द प्रयोग ही 8वीं शताब्दी के बाद प्रयोग में आया, और वो किसी धर्म के लिए नहीं, पूरे आबादी के लिए हिंदू शब्द कहा जाता है। देश को हिंदुस्तान का। लेकिन राजकुमार जी, जब बीजेपी की जो हिंदुत्व की राजनीति है, अगर मैं उसके आंकड़े देखूं तो वो तो सफल नजर आती है मुझे इन पिछले 11 सालों में। नहीं, सफल मैं नहीं कहूँगा। सफल आप बेशक कहें, क्योंकि 1-2 चुनाव जीतना, क्योंकि आपकी परिभाषा क्या है सफलता? नहीं, 1-2 चुनाव जीत जाना कोई सफलता नहीं है। 3 चुनाव जीत गए लोकसभा के। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी जीत जाएं। हिंदुत्व जो है 90% आबादी के हक मारने के लिए हिंदुत्व का नारा है। जैसे हिंदुत्व जो है 10% लोगों में सिकुड़ जाता है जब हिंदुत्व की तरफ जाते हैं। जब ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? मनुस्मृति को संविधान बनाएंगे। अच्छा, जब नहीं, ये तो स्पष्ट है। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारत का संविधान स्वीकार किया गया तो आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों ने विरोध किया इसका। और जो उस समय के संघ के प्रमुख थे गोलवलकर जी, उन्होंने, इनका ऑर्गेनाइजर अखबार निकलता है, उसमें लेख लिखा हुआ था लंबा कि हमें ये संविधान स्वीकार नहीं है, हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। और मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति तो शूद्रों को और महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं देती। मनुस्मृति में जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, तो वो कहते हैं कि शूद्रों का काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करने का है। शूद्र न शिक्षा ग्रहण कर सकता है, न संपत्ति अर्जित कर सकता है, न पक्के मकान में रह सकता है, न नए कपड़े पहन सकता है, टूटे फूटे बर्तनों में खाएं, और गधे और सुअर इनका धन हो। और मनुस्मृति महिलाओं के लिए भी कहती है कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, चरित्रहीन हो जाती हैं। स्त्री को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। और इसी का अनुवाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है कि महाविरस चली फूट की यारी, ज्यों स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि देखो, इतनी बारिश हुई है कि क्यारी फूट के पानी बह निकला है, जैसे आज़ाद होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। तो फिर हिंदुत्व, और ये वोट के कारण, वोट क्योंकि उनकी ज़्यादा है जिनका ये शोषण करना चाहते हैं, तो आज वोट के डर की वजह से खुल के नहीं कह पाते। अगर कोई ऐसा संविधान बन गया या ऐसी व्यवस्था बन गई कि वोट का महत्व कम हो गया, तो ये तो वही पुराने खोल में आ जाएंगे जो ये तो चाहते हैं सबका, इनका शोषण करना, 90% लोगों का शोषण, और प्रैक्टिकली ये आज भी करते हैं। तो वो 10% जो है वो आप अपर कास्ट की बात कर रहे हो, ब्राह्मणों की बात कर रहे हो स्पेसिफिकली? नहीं, अब अपर कास्ट तो शब्द ही गलत है। नहीं, ब्राह्मणों की बात कर रहे हो? नहीं, मैं सारी समीक्षा कर देता हूँ। अपर का, मैं तो इन शब्दों, जैसे कुछ लोग कहते हैं सवर्ण जाति, कुछ लोग कहते हैं उच्च जाति, मैं तो इन शब्दों को घोर विरोधी हूँ। अगर आप उच्च जाति कह रहे हैं तो इसका मतलब कोई नीच जाति भी है फिर। अगर आप सवर्ण जाति कह रहे हैं तो कोई अवर्ण जाति भी है। जातियां तो बटी हुई हैं भारतीय कानून और भारतीय संविधान के अनुसार। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति। और अब एक इन्होंने और कैटेगरी बना दी है, EWS, ठीक है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। यद्यपि वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं है, उसमें भी बेईमानी है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मतलब तो ये है कि जो गरीब है, आय की सीमा आपने तय कर दी, उससे नीचे जो भी नागरिक हैं वो सब उसमें आएंगे वो। लेकिन उसमें कोई OBC नहीं आ सकता, उसमें कोई SC नहीं आ सकता। तो फिर कौन आएगा उसमें? ये आपको पता नहीं है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं वही आएंगे। अच्छा, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, समझ गया,
वही आएंगे कायस्थ। मतलब SC ST OBC को हटा के हाँ, बाकी सब आ जाएंगे। तो ये भी गैर संवैधानिक है। कई बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी पार्टी ने और आपने उस समय विरोध क्यों नहीं किया था। हमने इसलिए विरोध नहीं किया जानबूझ के कि हम ये नहीं शो करना चाहते कि हम कुछ वर्गों के विरोधी हैं, कुछ जातियों के विरोधी हैं। हम किसी जाति के विरोधी नहीं हैं। अगर उन्हें आप सुविधा दे रहे हो तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो हक है उसे तो दो। तो जो OBC SC के हक हैं वो लगातार उनको अब आप देखिए कि OBC आरक्षण पर बड़े सवाल उठते हैं। OBC का कोटा आधा भी पूरा नहीं हो पाया अभी तक। पहली बात तो OBC को आरक्षण मिला 40 साल बाद, लागू होना चाहिए था 1950 में, जाके मिला 1990 में। 1990 में भी सिफारिशें स्वीकार की गई मंडल आयोग की, लागू हुई 92-93 में जाके 93 में। ठीक है जी, 43 साल बाद लागू हुआ। उसमें भी जो OBC की आबादी लगभग 60 या 65% है, उनके लिए 27% आ रखा, 27%, 27%। फिर उसमें क्रीमी लेयर लगा दी गई। फिर उसमें अब जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कुल 15% है, वो 27 नहीं है पूरा। तरह तरह से उसे रोका जा रहा है। और उसमें अब जैसे शिक्षक भर्ती में यूपी में बेईमानी हुई, सरासर OBC के साथ बेईमानी हुई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना कि बेईमानी हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोदी जी के अधीन आता है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने माना कि बेईमानी हुई है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इतनी भर्ती और की जाए, नहीं की योगी जी ने, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए लोग। तो इस तरह NFS, आप NFS के वो उठा के देखिए, जहाँ भर्ती होती हैं जो NFS लिखा जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल, वो केवल OBC और SC के सामने लिखा जाएगा, किसी जनरल कास्ट के सामने आपको NFS लिखा नहीं मिलेगा। आपने कहा कि तो ये सरासर बेईमानी क्यों हो रही है ये इस तरह की? आपने कहा भाटी जी की संविधान को बदलने की बात, मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बात निकली, और निकली तो बहुत दूर तक गई। और उसी के चलते इस देश के जो दलित वोटर थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में देखो आपकी समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट कर दिया, मायावती जी को नहीं किया, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का सवाल था। उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो ये थी कि भाई उनकी जो राजनीतिक साझेदारी है वो BJP के साथ हो गई है। तो वो तो लोगों ने बता दिया कि हमारे पास वोट की पावर है, और बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी उनके नाम पे 20 करोड़ वोट तो आज भी इस देश में हैं। तो वो तो हो गया। अब आगे इसको आप कैसे देखते हैं कि अब ये कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जनता ने तो अपना जवाब दे दिया। नहीं, एक तो इसमें मैं सुधार कर दूं आपके वाक्य में, और ये बहुत ही मैं आपके इस वाक्य से कतई सहमत नहीं हूँ। मैं पूरी तरह खंडन करता हूँ इसका कि 20 करोड़ लोग बाबा साहब के नाम पे हैं। बाबा साहब को हर संविधान से प्यार करने वाला आदमी मानता है। ठीक है, वो केवल मैं उनकी जाति की बात कर रहा हूं। नहीं, जाति, इतने बड़े महापुरुष जातियों से बहुत ऊपर होते हैं। और जिसकी संविधान में लोकतंत्र में आस्था है वो बाबा साहब को मानते हैं। ठीक है। और इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं, और इसमें ये नहीं कह सकते कि कुछ जातियां संविधान विरोधी हैं और कुछ जातियां संविधान के समर्थक हैं। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य वर्ग में ऐसे बहुत लोग हैं जो BJP की इस राजनीति के खिलाफ हैं, जो हिंदू धर्म की कुप्रथाओं के खिलाफ बोलते रहे हैं, बड़े बड़े अभियान जिन्होंने चलाए हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वैश्य जाति से थे, और ब्राह्मण जाति में एक से एक सुधारक और समाज, जैसे स्वामी दयानंद किस जाति से थे? ब्राह्मण थे। उन्होंने खूब बोला इस पाखंड के खिलाफ। विवेकानंद कायस्थ थे, उन्होंने खूब बोला। पिछड़े वर्गों के लिए जो व्यवस्थाएं लागू की वो दोनों राजपूत थे। नौकरियों में आरक्षण VP सिंह जी ने दिया, शिक्षा में, उच्च शिक्षा में आरक्षण अर्जुन सिंह ने दिया। तो ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं मानते। दूसरी बात, जो संविधान खत्म करने की बात थी वो BJP की तरफ से आई, हमने नहीं बोली थी। BJP के लल्लू सिंह सांसद हैं, उन्होंने बोली, गिरिराज सिंह ने बोली, और कई लोगों ने बोली। उससे पहले संघ संचालक बोल चुके थे। पहले जो 90 के आसपास, क्या नाम था उनका, मैं नाम बोल रहा हूँ, देवरस थे, क्या नाम था, उन्होंने भी बोली। उन्होंने तो लंबा इंटरव्यू है उनका वो, कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। तो BJP और RS शुरू के दिन से 26 नवंबर 1949 से इनकी नज़र संविधान पर लगी हुई है। ये समय समय पर कहते रहे हैं। मोहन भागवत ने एक बार बयान दिया था कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने समीक्षा आयोग बनाया था।
तो ये, लेकिन जब जनता में उभार होता है, जनता विरोध में हो जाती है, तो ये इनकी कार्य संस्कृति भी है। ये जैसे वो डाल के देखते हैं नहीं उसमें वाटर टेस्टिंग, हाँ हाँ हाँ, चेक करते हैं, थोड़ा चेक करते हैं, और जब देखते हैं कि नहीं इसमें तो विरोध हो रहा था, तुरंत उसमें चुप हो जाते हैं, फिर उसे आगे नहीं बढ़ाते, फिर कुछ दिन बाद बोलेंगे। प्रधानमंत्री जो ऐसे कर लेते हैं, संविधान को माथे पर लगाते हैं। तो संविधान तो इनकी आंखों की किरकिरी शुरू के दिन से है और आज भी है। संविधान और आरक्षण दो के ये कतई दिल से समर्थक नहीं है। सर, आपके राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी की जो राजनीति है, और जब ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है, तो उसमें इनबिल्ट मुसलमान की बात आती है और कैमरों के सामने मारा गया। तो इनकी राजनीति को आप कैसे देखते हैं और इसके दूरगामी परिणाम आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप एक प्रोफेसर रहे हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हर चीज़ का एक सामाजिक पहलू भी होता है। आज तो लोगों को अच्छा लग रहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन इसके रिपरकशंस क्या होंगे भविष्य में? नहीं, पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, केवल ये परसेप्शन बनाया जाता है बीजेपी अपने समर्थक मीडिया के माध्यम से। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडे यूपी छोड़ गए हैं, या तो वो मार दिए गए हैं या जेल के अंदर हैं या यूपी छोड़ के भाग गए हैं। अभी लगभग 20 या 25 दिन पहले या एक महीने पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आंकड़े दिए कि जिस दिन से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं आज की तारीख तक इतनी मुठभेड़ हुई हैं। मैं संख्या भूल रहा हूँ, लेकिन मैंने हिसाब लगाया था 208 तो उन्होंने बताया कि 208 लोग मुठभेड़ में मारे गए हैं और इतने घायल हुए हैं, शायद 7500 या कुछ बताए थे, 7000 कुछ लोग बताए थे। तो मैंने उस पर कैलकुलेटर पर हिसाब लगाया कि योगी जी को कुल कितने दिन हुए हैं मुख्यमंत्री बने, तो 3 मुठभेड़ रोजाना का आंकड़ा आता है। अच्छा, जो डीजीपी की बताई हुई संख्या है उसके हिसाब से। हाँ, आप निकाल लेना उसमें चाहे तो आप। ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 3 मुठभेड़। अब मुठभेड़ का मतलब क्या होता है? मुठभेड़ का मतलब होता है कि अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाए और बदले में पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाए। ठीक है, यही तो मुठभेड़ होती है। यही मुठभेड़ होती है। तो जिस प्रदेश में 3 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हो, उस प्रदेश को आप अपराध मुक्त कह सकते हैं? वो तो जंगल राज है। इससे खराब स्थिति क्या होगी कि 3 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं। बट फिर भी पब्लिक परसेप्शन तो मैनेज कर रहे हैं ना वो लोग। नहीं, पब्लिक परसेप्शन नहीं है, केवल मीडिया का परसेप्शन है। पब्लिक तो बहुत दुखी है। हर जिले में पब्लिक को बताएगी तो मीडिया ही ना। हर जिले में लूट हो रही हैं। जो डकैतियां नहीं होती थी पहले, वो डकैतियां हो रही हैं। ज्वेलर्स की दुकानों में घुस घुस के वो तमंचे दिखा दिखा के, वीडियो आपने भी देखे होंगे, सोशल मीडिया वीडियो हैं। यहीं नोएडा में जहां हम बैठे हैं, नोएडा के कस्बा सूरजपुर से 2 लड़कियों का अपहरण किया गया गाड़ी में। एक लड़की को चलती गाड़ी से फेंक दिया गया, उसकी डेथ हो गई। दूसरी लड़की को गाड़ी में अपहरण करके बदमाश जो है यहाँ से गाजियाबाद ले जाते हैं, गाजियाबाद से मेरठ ले जाते हैं, मेरठ से हापुड़ लेके आते हैं, हापुड़ से बुलंदशहर लेके आते हैं और बुलंदशहर में फेंक देते हैं। 24 घंटे तक गाड़ी में लेकर दौड़ते हैं, कहीं पुलिस नहीं मिलती। ये कानूनी व्यवस्था कही जा सकती है? ये अपराध कम हुए हैं? अपराध की दर जो लेटेस्ट एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उसके बाद रिपोर्ट आई नहीं है, वो आएगी तो हमें पता चलेगा। यूपी सरकार तो दे नहीं रही आंकड़े। एनसीआरबी के जो डेटा के अनुसार यूपी में 10 रेप और 11 हत्याएं रोजाना हो रही हैं। 10 रेप और 11 हत्याएं। उसके बाद की जो रिपोर्ट आएगी उसमें बढ़े हुए मिलेंगे आपको, घटे हुए नहीं मिलेंगे। अब कोई इसे अच्छी कानून व्यवस्था कहता हो तो मैं तो क्या कह सकता हूं। अक्सर आप भी एनकाउंटर पे सवाल उठाते रहे हैं, यूपी पुलिस का खास तौर पर। क्या मोडस ऑपरेंडी होती है उसकी? देखिए, एक बात बताऊं मैं। वो एक अपराधी था जेल में जिसने उपन्यास लिखा था, उसका नाम याद है आपको? अधूरा ख्वाब। अधूरा ख्वाब उपन्यास था? उपन्यास लिखा उसने। वो उसके गिरोह का जो ये बदमाश जो भागा हुआ है, जो पाकिस्तान में जाके बस गया, दाऊद इब्राहिम गिरोह से जुड़ा हुआ था वो। अच्छा, उसका नाम आपको याद आ जाएगा। वो मैंने उपन्यास पढ़ा है। अच्छा, उसमें उसने लिखा है, उसने सच्ची घटनाएं लिखी हैं उसमें, अपहरण की, मर्डर की,
लिखी हैं कि हमने कैस कैस करी। उसने उसमें लिखा है कि हम पुलिस पर गोली नहीं चलाते कभी भी। अच्छा। हर अपराधी ये तय करके चलता है कि पुलिस पर गोली ना चलाए। बहुत मजबूरी में, जब पता ही बिल्कुल मजबूरी होगी या कोई मूर्ख होगा, कह रहे हम इस बात से बचते हैं कि पुलिस पर गोली चल रहे। पुलिस पर गोली चलाने का मतलब है कि पूरे प्रदेश की पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और उसे छोड़ती नहीं है फिर पुलिस। क्योंकि पुलिस के लिए बहुत पहले आनंद नारायण मुल्ला ने, हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपने एक जजमेंट में ये बोला था कि पुलिस अपराधियों का संगठित गिरोह है। तो पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। सही बात है। हाँ, तो बदमाश जहाँ अपराधी ये बचता है कि पुलिस पर गोली ना चलाएं, और फिर इतनी मुठभेड़ हो रही है, इसका मतलब वो मुठभेड़ असली नहीं हो रही है। इसका मतलब अब क्या क्या ड्रामा करते हैं। अपराधी गले में तख्ती लटका के लंगड़ाते हुए चल रहा है, जी मुझे माफ़ करो, मुझे छोड़ दो, मैं अब अपराध नहीं करूँगा। ऐसा कहीं होता है जी? कैमरा के सामने मुठभेड़ हुई है एक दो तो। हाँ। एक जगह तो दरोगा जी मुँह से ही ठाँ कर रहे थे। तो ये जो ड्रामा चल रहा है, ईख के खेत में थे। हाँ, अब ये कितने लोगों की समझ में नहीं आ रही है ये बात। अगर नहीं आ रही है तो उनकी बुद्धि पर तरह सिखाया जा सकता है। ये फर्जी मुठभेड़ तो स्पष्ट है कि फर्जी मुठभेड़ हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं। मैंने एक्स TGP विक्रम सिंह जी से पूछा एक डिबेट में सवाल, वो मुस्कुराने लगे। मैंने, मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दो। मुठभेड़ों में जितने अपराधी मरे हैं, या तो दिल में गोली लगी है उनकी, छाती में, हार्ट की तरफ, या सिर में लगी है, और जितने घायल हुए हैं घुटने टखने के बीच में गोली लगी है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी पुलिस पे है, या इतना निशाना बढ़िया पुलिस का है कि या तो यहाँ गोली लगती है, यहाँ लगती है, या यहाँ लगती है, और कहीं शरीर में गोली नहीं लगती। तो मुस्कुराने लगे क्योंकि असली तो वो भी समझ रहे हैं। और एक रिपोर्ट में था, मैंने खुद वो पढ़ी, उसके GD के पन्ने पढ़े, जो केस डायरी के। एक में तो दरोगा जी ने लिखा है कि हम चेकिंग कर रहे थे, अपराधी कार से आ रहा था, हमने रुकने का इशारा किया, उसने गोली चलाई, दरोगा जी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, गोली उसके पैर में लगी। अब दरोगा जी सड़क पर खड़े हैं, बदमाश कार में हैं, ड्राइविंग सीट पे। अब उसके पैर तक कैसे कैसे पहुंची गोली? मैंने सुना है पहले पकड़ लेते हैं। अब नहीं सुना सुना नहीं आपको, ये सबको पता है, पहले पकड़ लेते हैं। देखिए, एक कप्तान साहब से मैंने यही नोएडा में, भले कप्तान साहब थे, पढ़े लिखे थे, PhD थे, डॉक्टर लगाते थे नाम के आगे। मैं उनके यहाँ बैठा था, मेज पर अखबार रखा था, मेज पर अखबार में खबर थी कि पुलिस चौकी पर सिपाही 10 रुपये या 20 रुपये वसूली करते हुए पकड़ा गया, उसे सस्पेंड कर दिया कप्तान साहब ने। मैंने कहा, जी आप एक बात बताओ ईमानदारी से, ये तो हर चौकी पे हर सिपाही करता है, क्या सचमुच ही आपको पता नहीं है? बोले, अरे यार सब पता है, और हम बताएं, अगर इन्हें ये जो नहीं पूरी रात बेचारे डंडा लेके खड़े रहते हैं, इस लालच में ही खड़े रहते हैं कि कोई भूसे का ट्रैक्टर आएगा, कोई ईंट का ट्रैक्टर आएगा, वो 10 रुपये दे जाएगा। बोलेगा हम इन्हें रोक दें तो रात को ड्यूटी ना दें, सो जाएं जब ही। तो मैंने कहा, ये सस्पेंड क्यों कर दिया फिर? बोले, थोड़ा दिखाने के लिए करना पड़ता है कि सिस्टम काम कर रहा है। तो ये सबको पता है रावल साहब, आपको भी, मुझे भी, पुलिस वालों को भी, मीडिया को भी, कि ये पकड़ के, जुडिशरी को भी पकड़ के गोली मारी जा रही है। नहीं, अब विकास दुबे की गाड़ी पलटा दी, उसके पलटा दी वो गाड़ी, नहीं, उसके पीछे मीडिया लगी हुई है। हाँ, मीडिया लगी हुई, कैमरे शूटिंग की जा रही है, वो बनाई जा रही है वीडियो, और टोल पे सारी मीडिया रोक ली जाती है, टोल से निकलते गाड़ी पलट जाती है, और विकास दुबे मर जाता है। इसका जवाब आपने दिया था अभी? इसका जवाब आपने दिया था अभी? इसका जवाब ये था कि उस मुठभेड़ में पुलिस वाले मरे थे, जब विकास दुबे की गाड़ी, हाँ, उसके घर पे पुलिस वाले मरे थे, और वो मारने ही थे उन्हें, पुलिस को। हाँ, तो विकास दुबे भी मारा, उसका भतीजा भी मारा, फिर पुलिस का, उसके भतीजे की गाड़ी में पंचर हुआ, उसकी गाड़ी पलटी। तो वो एक अलग विषय है, लेकिन ये तो साफ साफ दिख रहा है। नहीं, अब जो अतीक अहमद और उसके मर्डर हुआ, उसका बेटा था साथ में, भाई, कैमरे के सामने हुआ, बिल्कुल। तो
भाई साहब उसमें साफ साफ जो उसके वो हैं दिखाई नहीं दे रहा कि पहली बात तो उस टाइम हॉस्पिटल लाने की जरूरत क्या थी, फिर इतनी फोर्स होते हुए कैसे वो वहां तक पहुंच गए और कैसे जाके सीधे गोली मार दी, सब पता है, सबको पता है कि कैसे कैसे मरवाए गए, कहाँ से पिस्टल आई, किसने दी, सब पता। अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि हम सब देख रहे हैं कि भाई कौन अधिकारी क्या कर रहा है, मैंने सब नोट कर रखा है, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि एक मैसेज ये जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री हैं और उनकी बहुत अपील है खासकर हिंदू वोटर्स के अंदर। और हालांकि मुझे तो इनसे कमज़ोर आदमी कोई दूसरा राजनीति में दिखता नहीं। इनके खिलाफ 151 की कार्रवाई हुई थी और जब रोए थे संसद के अंदर सुबक कर, मैं था संसद में, मैं था पार्लियामेंट के अंदर। इतना कमजोर आदमी राजनीति में मैंने दूसरे नहीं देखा। मैं तो एक बहुत साधारण कार्य करता हूँ। मैं तो 151 के ऊपर ही बताओ, 151 के अंदर क्या होता है? शांति भंग की कार्रवाई। ओके, कि शांति भंग का खतरा है, ये कहीं जाना चाह रहे थे, पुलिस ने रोक दिया था, उसमें अरेस्ट कर लिया था, तब जाकर रोए थे संसद में कि मुझे पुलिस मार देगी। तब पुलिस इतनी खराब थी। आजम खान के खिलाफ इन्होंने लगभग 90 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कराए हैं और वो आदमी कितने साल से जेल में है, आपने कभी रोता नहीं देखा होगा। उस आदमी ने ना माफ़ी मांगी, ना उसने कोई वो कमजोरी की बात की। और मैं तो कोई एमएलए रहा नहीं, एमपी रहा नहीं, कभी कोई किसी पद पे कोई ताकत मेरे पास नहीं रही। मेरे खिलाफ कितनी बार कार्रवाई हुई, हम तो हंसते हंसते जेल गए, 19 बार जेल गया हूँ मैं। हमारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? आंदोलन में गिरफ्तारी होती है। मेरे घर पे कई बार पुलिस ने जाके बदतमीजी की है। मैं एक शराब की दुकान के खिलाफ आंदोलन चला रहा था, मैं धरने पे बैठा था, पुलिस जाके मेरे घर बदतमीजी कर रही थी। मैंने अगले दिन जाकर डीएम और एसएसपी शिकायत की, डीएम ने धमकाया एसओ को मेरे सामने ही फ़ोन करके। और वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन करते हैं तो राजनीति में जब हम विरोध कर रहे हैं तो झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसमें डरने की रोने की क्या बात है? मैंने तो 2 रिश्वत लेते हुए अधिकारियों को मुकाला कर दिया था उनके दफ्तर में ही, कलेक्ट्रेट पे। उनके मुँह काले करके उनके गले में तख्ती डाल गए कि हम रिश्वतखोर हैं और वो सारे में घुमाए और मैं खुद थाने लेके गया उन्हें। और हम जेल गए, हम 7 दिन जेल में रह गए और फिर प्रशासन ने मुकदमा वापस लिया, एफआईआर लगाई उसमें और हमारे मुकदमे ख़त्म हुए, क्योंकि प्रशासन को असलियत पता लग गई थी कि इनकी गलती नहीं है, ये रिश्वत मांग रहे थे। प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देने का मुद्दा हाल के दिनों में आया और कहा कि बिहार में जब वो वोट चोरी यात्रा चल रही थी उस दौरान मेरी माँ को गाली दी गई। लेकिन इसके साथ साथ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कही हैं। उन्होंने जर्सी काऊ, कांग्रेस की विधवा और उनके साथी जो सांसद हैं वो भी कहते हैं कि कठमुल्ले बैठ जाओ सांसदों को। तो ये इस भाषा पे आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? नहीं, भाषा का स्तर तो इन दिनों गिरा है राजनीति में और अपशब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है और उसके लिए सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जिम्मेदार हैं। शुरुआत वही करते हैं और हम तो झेलते हैं रात दिन। बहुत ख़राब शब्द बोलते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बात है वो वीडियो मैंने सुनी, उसमें एक आवाज़ आ रही है जो ख़राब शब्द हैं, तो उसको किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें ये कहना कि प्रधानमंत्री की माँ के लिए, यार किसी भी साधारण आदमी की माँ के लिए भी अगर बोला जा रहा तो भी तो गलत है। भी गलत है। ये इशू बनाना कि प्रधानमंत्री की माँ के लिए क्यों कह दिया, जब लाइव शो में बीजेपी का प्रवक्ता जब कांग्रेस के प्रवक्ता को माँ की गाली दे रहा था। नहीं, मुझे याद है उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ को कहा, प्रेम शुक्ला ने कहा सुरेंद्र राजपूत की माँ के लिए। तो तब अगर प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोल देते कि नहीं ये गलत है, माँ बहुत सम्मानित होती है, किसी की माँ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या उस प्रवक्ता को कोई चेतावनी दे मैसेज चला जाता, तो प्रधानमंत्री का बड़प्पन झलकता। और प्रधानमंत्री अब इसे राजनीतिक इशू बना रहे हैं वोट पाने के लिए, जो कि जिसमें कि वो माहिर हैं। जब कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया था कि बहुत नीच आदमी है, तो वो कहने लगे मेरी जाति को नीच कहा है, मुझे नीच जाति का बताया है। तो इस तरह के खेल वो खेलते रहते हैं। तो वो शब्द तो बहुत ही खराब है जो बोले गए हैं, उनकी हम घोर निंदा करते हैं, और वो जिसने भी बोले हैं गलत है। लेकिन एक तो उसमें बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा कौन बोल रहा है। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा। एक उस वीडियो से ये भी पता चल रहा है कि किसी मुख्य आदमी ने नहीं बोले, भीड़ में से किसी ने बोले। कोई लड़का है जो मंच तक पहुंच गया
और तब तो कोई नेता मंच पे नहीं कांग्रेस था। के कई बीजेपी के कई सीनियर नेताओं ने राहुल गांधी के लिए ऐसे ही शब्द बोले हैं कई बार। प्रधानमंत्री जी अगर तब कहते ये बात, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई और योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए जिसमें हमारा समाजवादी छात्र सभा का अध्यक्ष बना, तो उनका स्वागत था जो छात्र जीत के आए थे पार्टी ऑफिस पर लखनऊ। तो मंच लगा हुआ था, उस मंच पे अखिलेश जी भी थे और छात्र नेता भी थे। तो एक छात्र नेता ने जोश में योगी जी के लिए कुछ खराब बोल दिया, तो अखिलेश जी तुरंत खड़े हुए, माइक लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये शब्द नहीं, राजनीतिक विरोध अपनी जगह, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग, भाषा की मर्यादा रखिए। तो बड़प्पन तो ये होता है। मोदी जी ने भी अगर ऐसा बड़प्पन दिखाया होता, जिस दिन प्रेम शुक्ला ने शब्द बोले थे उस दिन ये कह दिया होता कि मैं इन शब्दों से आहत हूँ या मैं सहमत नहीं हूँ, किसी की माँ के लिए ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, तो प्रधानमंत्री के प्रति हमारे मन में भी कुछ आदर का भाव पैदा होता। वो तो एक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं उस बहाने। लेकिन अभी एक ऐसी घटना घटी जब किसी धर्मगुरु ने या किसी बाबा ने या मौलवी ने डिम्पल यादव जी के लिए कुछ शब्द कहा और उसके बाद आपकी पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता थे वो एक चैनल के स्टूडियो में चले गए और वहीं चाटे मारे उसको। तो आपकी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाती नेता के प्रति थोड़ा बहुत गुस्सा? चांटे नहीं मारे थे, चांटा मारा था, एक ही चांटा मारा। ना वीडियो एक का ही आया था, 2-3 लगे थे उसको। मैंने पता कर लिया, एक और चैनल पे भी जवाब दिया, मैंने अंदर पता कर लिया था, उन्होंने 3-4 लगे उसको। उन्होंने कहा, मुझसे किसी एंकर ने पूछा कि ये तो हिंसा है, मैंने कहा ये हिंसा नहीं है, प्रतिरोध है। हिंसा तब होती है अगर खूब घूसे बजाए जाते और गिरा के मारा जाता, तो उसके हम समर्थक नहीं है। लेकिन अब जैसे नारा लगाना, प्रतिरोध के लिए नारा भी लगाया जाता, एक चांटा मार दिया, तो ये कोई बहुत ज़्यादा हिंसा नहीं है। विरोध होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत बहुत खराब शब्द बोले थे। और डिम्पल यादव जैसी शालीन महिला के लिए, जो हमेशा बहुत शालीन वस्त्रों में रहती हैं, अच्छी वेशभूषा में रहती हैं और बहुत सभ्य महिला हैं, ऐसी महिला के लिए खराब शब्द उन्होंने इस्तेमाल। लेकिन बर्दाश्त आप लोग भी नहीं करते ना जी? बर्दाश्त आपकी पार्टी भी नहीं करती ना, मतलब आपके कार्यकर्ता या आपके नेता कि भाई ऐसे कैसे कह दिया? खराब बातों को बर्दाश्त तो करना नहीं चाहिए, लेकिन विरोध का तरीका होना चाहिए। चांटेबाजी या ये मारपीट का तो हम समर्थन नहीं करते, नहीं होना चाहिए था। एक चांटा भी खराब है, लेकिन ये है कि नौजवान थे, चलो जोश में एक से काम चला लिया उन्होंने। अभी देश में और खासतौर पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कास्ट सेंसस की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। सरकार ने कह दिया कि हम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे विपक्ष का जो मुद्दा था उसको उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, या इनका तरीका अलग होगा कास्ट सेंसस करने का? नहीं, विपक्ष का मुद्दा और मजबूत हुआ है। क्या लोग ये समझ नहीं रहे कि 3 दिन पहले तक तो मोदी जी ये कह रहे थे देश में 4 ही जाति हैं बस, महिला, नौजवान, किसान, मजदूर, और फिर जाति जनगणना का आदेश दे दिया। जो जाति जनगणना की मांग करने वालों को जातिवादी बता रहे थे, उन्हें देश विरोधी, सनातन विरोधी बता रहे थे, तो दबाव में उन्होंने फैसला लिया है। तो इससे हमारा मुद्दा इसलिए मजबूत हुआ है कि हमारे दबाव में सरकार ने ये फैसला लिया है, और सरकार की नीयत पे हमें अभी भी संदेह है कि वो ठीक से जाति जनगणना नहीं कराएगी, जो मकसद हमारा है। जाति जनगणना में इन सब बातों के आंकड़े इकट्ठे होने चाहिए कि किस जाति के कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, क्लास 1 नौकरी में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में, कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट हैं, कितने लोग मीडिया में हैं, कितने लोग बिजनेस में हैं, कितने लोग इंडस्ट्री में हैं, कितने लोग पक्के मकानों में रहते हैं, कितने लोग शहरों में जो विकसित सेक्टर हैं उनमें रहते हैं, कितने लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इस तरह के सारे आंकड़े आने चाहिए, और फिर उनके अनुसार देश की नीतियां तय होनी चाहिए। आगे जो है उसका होना चाहिए कि जो लोग खराब स्थिति में हैं, जो सरकारी नौकरी में भी नहीं है, शिक्षा में भी नहीं है, और जिनके रहन सहन का स्तर भी अच्छा नहीं है, उन्हें आगे लाने के लिए सरकार क्या योजना बनाए। जाति जनगणना का मकसद ये है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम केवल जातियों की गिनती कराना चाहते हैं, जातियों की गिनती से हमें कोई मतलब नहीं है। और जो एक बात आती है कि जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, कमज़ोर जातियों को
कमजोर जातियों को शक्ति देने से जातिवाद कैसे बढ़ेगा? जो कमजोर है उनका और शोषण करते रहो, जो पहले से मलाई खाते आ रहे हैं उन्हें सारी मलाई दी जाती रहे, इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा। जातिवाद तभी खत्म होगा जब कमजोर को भी बराबर में लाओगे। जिन जातियों को लोग बराबर में बैठाना पसंद नहीं करते थे, जिनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते थे, जिन्हें अपने से नीच समझते थे, जब वो ताकत में आए आरक्षण के बल पे, वो पढ़ लिख के ऊंची कुर्सियों तक पहुंचे प्रशासन में और शासन में, तो उन्हीं जातियों के लोग उनके पैर छूते हैं सार्वजनिक मंचों पर। तो यानी कि कमजोर को ताकत देने से जातिवाद कम होगा। दूसरी बात, अगर जातिवाद खत्म करना चाहते हो तो जातियां खत्म कर दो। जाति तो बना कर रखोगे और जातिवाद खत्म करोगे, ये कैसे संभव है? ये तो नहीं होगा। आज ही एक कानून बनाओ कि देश में आज के बाद कोई जाति नहीं लिखी जाएगी। जब बच्चे को एडमिशन कराने जाते हो, सबसे पहले स्कूल में उसकी जाति लिखी जाती है। जब वो परीक्षा देने जाएगा तब उसकी जाति लिखी जाएगी। फिर अपने टाइटल पे जो देश का राष्ट्रपति भी लिखेगा पंडित शंकर दयाल शर्मा, नाम के पहले भी जाति और नाम के बाद भी जाति, और फिर कहते हो कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। ये जो पाखंड के कब तक चलेगा? अगर जातिवाद खत्म करना चाहते हो तो जाति के टाइटल लिखना बंद करो, सर्टिफिकेट के बनाने बंद करो जातियों के, और जाति भेदभाव खत्म करो। तो हम तो सबसे पहले तैयार हैं। जो जाति जितनी पीड़ित है, जितनी शोषित है और जितनी वंचित है, वो उतनी खुश है जातिवाद खत्म होने से, जाति खत्म होने से। जो लाभ में बैठे हैं, जो 2000 साल से इसका जो फायदा उठा रहे हैं जाति व्यवस्था का, वो लोग बनाए हुए हैं जातिवाद। तो हम तो जातिवाद चाहते हैं खत्म हो जाए। राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल, जीएसटी रिफॉर्म्स, जीएसटी के रिफॉर्म्स किए मोदी जी ने, कहा कि मैंने 2 स्लैब कर दिए, 5 और 18% के। मुझे अच्छे से याद है 2017 में जब जीएसटी लागू की गई थी, उस वक्त संसद को ना लड़ियां लगाई गई थी, सेलिब्रेट किया गया था कि हमने जीएसटी रात के समय पास हुआ था बिल। तो मुझे इस बात पे आश्चर्य हुआ कि आप जनता के ऊपर टैक्स लगा के उसको सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? और अब जब आपने उस 5 स्लैब को घटा के 2 कर दिए हैं, अब भी उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि नवरात्रों का तोहफा हो गया, दिवाली का तोहफा हो गया, और थैंक यू मोदी जी, अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं। ये जनता के ऊपर टैक्स लगा के सेलिब्रेट करना, क्योंकि आप इतने विद्वान आदमी हो, कभी आपने पढ़ा है कि कभी कोई राजा महाराजा करता हो ऐसा पुराने टाइम में? नहीं, मैंने तो ये सबसे ज़्यादा राम के भक्त बनते हैं ये। मैंने तो रामायण बहुत गौर से पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण भी पढ़ी है, रामचरितमानस भी। वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग है, जब भरत राम को वापस लेने के लिए वन में जाते हैं तो राम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, तो उसमें पूरी राजनीति है। अच्छा, वो मोदी जी को जरूर पढ़ना चाहिए वो प्रसंग। पढ़ते हैं नहीं, राम भक्त तो जरूर बनते हैं। तो उसमें एक प्रश्न ये भी है कि भरत, वो पूछते हैं, भरत हम आपके राज्य में सब प्रसन्न हैं, सब कुशल हैं, कोष में पर्याप्त धन तो है, आप शस्त्रागार का निरीक्षण तो समय समय पर करते रहते हो, आप कर्मचारियों को वेतन तो समय पर देते हो। फिर ये भी बताते रहते हैं वो, क्योंकि वेतन समय पर ना मिला तो कर्मचारी निष्क्रिय हो जाते हैं। और तो उसी में एक ये आता है कि आप जनता से ज़्यादा टैक्स तो वसूलते नहीं हो। अगर जनता से ज़्यादा कर लिया जाए तो जनता बागी हो जाती है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये मोदी जी की कार्यशैली है, और उन्हें अभी तो क्योंकि मीडिया का सहयोग मिल रहा है, मीडिया ने आजकल तो ये अपना धर्म समझ लिया है कि सरकार से सवाल नहीं पूछने हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना पाप है। ये मीडिया ने एक घोषित नियम बना लिया। तो मोदी जी ये करते हैं कि जब टैक्स लगाते हैं तब भी ये कहा जाता है कि वाह मोदी जी वाह, मास्टर स्ट्रोक, थैंक यू मोदी। और जब टैक्स हटाया जाता तब भी मास्टर स्ट्रोक। जब किसान कानून लाए गए तो किसान के हित में लाए जा रहे हैं, और जब मोदी जी ने कहा हम इन्हें वापस ले रहे हैं तो किसान के हित में ले रहे हैं। दोनों मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक। अब जब ये जो जीएसटी का जो स्लैब जो 28% तक ले गए थे, और लोग दुखी थे और विपक्ष लगातार कह रहा था कि ये गलत है, इसे हटाओ, घटाओ, कम करो, तो इससे महंगाई बढ़ रही है और इससे व्यापारी दुखी हैं। तो कह रहे ना उपभोक्ता दुखी है, ना व्यापारी दुखी है, ना महंगाई बढ़ रही है। अब जब मोदी जी ने कम किया है तो कह रहे हैं व्यापारी को और उपभोक्ता को राहत देने के लिए और महंगाई कम करने के लिए मोदी जी ने घटाया। जब बढ़ ही नहीं रही थी तो कम कैसे हो रही है? तो ये मोदी जी ने अपनी विफलता खुद स्वीकार कर ली है कि उन्होंने जो है लगभग 7-8 साल तक एक खराब व्यवस्था थोपे रखी देश के ऊपर, तानाशाहीपूर्ण तरीके से, और अभी भी ज़्यादा है, अभी और कम किया जाना चाहिए।
अभी भी जो 18 वाला स्लैब है वो और कम किया जाना चाहिए। ठीक है राजकुमार जी, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। तो सोने आपने विचार राजकुमार भाटी जी के टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर मीडिया में कितनी समस्या आती है डिबेट करते हुए, कैसे एंकर और प्रवक्ता के साथ साथ 3-4 लोग और सामने बैठ जाते हैं, उनको जवाब देने पड़ते हैं। तो बताइएगा कैसा लगा, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आज इतना ही, नमस्ते।